बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्पाइन की बात की थी और स्पाइन को थोड़ा सा स्टडी किया था, स्पाइन के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था विच इज़ वर्टिब्रल कॉलम। अब हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वर्टिब्री। वर्टिब्री हमारे पास 33 हमारे पास वर्टिब्री होती हैं जो कि हमारे पास इंटरलॉक्ड हुई होती हैं और एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉलम या स्पाइनल कॉलम कहते हैं। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने न्यूरल आर्क की बात की है, फिर उन्होंने हर वर्टिब्रे के कंपोनेंट्स की बात की है, वर्टिब्रल कैनाल की बात की है और दो तरह के प्रोसेसेस हैं उनकी बात की है। न्यूरल आर्क हम लोग किसे कहते हैं कि एक वर्टिब्रा हमारे पास एक बॉडी पे कंसिस्ट कर रहा होता है और उसमें एक हॉलो रिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरल आर्क, और उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे बोनी प्रोसेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं हर वर्टिब्रा में 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आ जाता है वर्टिब्रल बॉडीज, सेकंड आ जाता है न्यूरल आर्चेस और थर्ड आ जाता है ट्रांसवर्स एंड स्पाइनस प्रोसेसेस। फर्स्ट वर्टिब्रल बॉडी है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसने वेट बियर करने में हेल्प आउट करना होता है। न्यूरल आर्चेस है, इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। और जो ट्रांसवर्स और स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, इन्होंने हमें साइड्स प्रोवाइड करनी होती हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। फिर थर्ड पॉइंट में इन्होंने वर्टिब्रल कैनाल की बात की है। वर्टिब्रल कैनाल हमारे पास 3 पार्ट से मिलके बना होता है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूरल आर्चेस और सेकंड आ जाता है पोस्टीरियर साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज और थर्ड में आ जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इन 3 चीज़ों से मिलके हमारे पास वर्टिब्रल कैनाल बनती है, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस करती है और उसके साथ साथ बहुत सी ब्लड वेसल्स भी उसमें से क्रॉस करती हैं। इसके बाद फोर्थ पे उन्होंने प्रोसेसेस की बात की है, स्पाइनस और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने इसको कंपेयर किया है आउटरिगर्स इसको हमें सर्व कर रहे हैं या ये जिस आउटरिगर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। आउटरिगर्स का मतलब है फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग कश्ती की बात करते हैं, बोट है, उसके चाकू हैं। अगर चाकू जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे, जितने ज़्यादा उनकी हालत अच्छी होगी, उतनी ही ज़्यादा जो कश्ती की मूवमेंट है वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्मूथ होगी और उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। इसमें हम लोग जो प्रोसेसेस हैं उनको हम लोग चाकू कंसिडर करते हैं और जो हमारे पास बोट है उसमें हम लोग जो मसल्स हैं हमारे, उनको हम लोग बोट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोसेसेस जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होंगे, तो हमारे पास हमारे मसल्स की मूवमेंट भी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एफिशिएंट होगी। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ की। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया है सर्वाइकल वर्टिब्री का। सर्वाइकल वर्टिब्री की फर्स्ट 2 वर्टिब्री की वर्टिब्रा की बात की उन्होंने, जिसे हम लोग C1 और C2 कहते हैं। C1 वर्टिब्रा जो है उसे हम लोग एटलस कहते हैं और C2 जो वर्टिब्रा है उसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्री में 2 तरह के जॉइंट जो बन रहे होते हैं। फर्स्ट आ जाता है एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, दिस इज एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, और सेकंड हमारे पास बन रहा होता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो ऑसिपिट के कंडाइल्स हैं, ठीक है। ऑसिपिट हमारे पास क्या होती है, ऑसिपिटल बोन है हमारे पास, ये एक अनपेयर्ड बोन है जिसने कवर किया होता है बैक ऑफ द हेड, और ये हमारे पास लार्ज पोर्शन बनाता है बेसिलर पार्ट ऑफ द न्यूरोक्रेनियम, और हमारे पास सेरिब्लम का एंटायरली हम लोग इसे हाउस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्रेनियल बोन है वो आर्टिकुलेट हो रही होती है विद द सर्वाइकल स्पाइन। अब एटलस और जो हमारे पास ऑसिपिट का कंडाइल है, ये दोनों मिलके एक जॉइंट बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। ऑसिपिट के कंडाइल को हम लोग C0 भी कहते हैं,
ठीक है। तो C0C1 ऑसिपट कंडाइल ऑफ द ऑसिपट एंड एंटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट ये हमारे पास क्रिएट हो जाता है। अब हमारे पास इसमें मूवमेंट की बात करें तो हमारे पास जब हम फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करवा रहे होंगे तो तब हमारे पास 14 to 15 डिग्री के अबाउट इसमें मूवमेंट होगी, बट किसी और प्लेन में हम लोग यहाँ पे मोशन नहीं करवा सकते। इसके बाद हम लोग सेकेंड जॉइंट की बात करते हैं विच इज़ एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। अब ये जॉइंट फर्स्ट और सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के दरमियान बनता है विच इज़ C1 एंड C2। यहाँ पे जो हमारे पास रोटेशन है वो 75 डिग्री होती है, एक्सटेंशन 14 डिग्री एंड लेटरल फ्लेक्शन हमारे पास 24 डिग्री होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ये साइड पे जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको देखें। इसमें वो कह रहे हैं ऑल्दो ऑल वर्टिब्री हैव द सेम बेसिक शेप हैव देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव सुपीरियर inferior increase in the size of the vertebral bodies and a progression in the size and orientation of the articular processes। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों जो है हर वर्टिब्री है उसकी बेसिक शेप है और हर वर्टिब्री का साइज जो है प्रोग्रेसिवली चेंज होता जा रहा है। ठीक है, यानी जब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की बात करें या वर्टिब्री की बात करें तो अप टू डाउन जब हम लोग देखेंगे सर्वाइकल टू लंबर वर्टिब्रा की तरफ जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो वर्टिब्री का साइज़ है ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास ओरिएंटेशन जो है आर्टिकुलर प्रोसेस की वो भी क्या होती जाती है, उसमें भी चेंज आता जाता है। इसमें अब सेकेंड वाले में कह रहे हैं द ओरिएंटेशन ऑफ द फेसिड जॉइंट डिटर्मिन्स द मूवमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द मोशन सेगमेंट। अब फेसिड जॉइंट्स में की जो ओरिएंटेशन है वो इस चीज़ का फैसला करती है कि मोशन सेगमेंट के अंदर मूवमेंट की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब थर्ड वाले पैराग्राफ में वो बात कर रहे हैं देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द वर्टिब्रल साइज फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन डाउन थ्रू द लंबर रीजन। ठीक है, वही बात की है कि जब हम लोग सर्वाइकल टू लंबर रीजन की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास वर्टिब्री का साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जो लंबा वर्टिब्री है वो हमारे पास लार्ज भी होती है, थिक भी होती है एज कम्पेयर टू अपर रिमेनिंग वर्टिब्री। ठीक है, लंबर रीजन से ऊपर जितनी भी वर्टिब्री होती हैं उनकी निस्बत जो लंबर वर्टिब्री है वो थिक भी होती है और लार्ज भी होती है। लंबर वर्टिब्री की खासियत ये है कि इसने हमारे पास मोस्ट ऑफ द बॉडी अपर बॉडी वेट जो है उसको बियर किया होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आर्म्स और हेड का वेट बियर नहीं कर रही होती बल्कि जितना भी अपर बॉडी वेट है, अपर बॉडी जो ट्रंक है हमारा, तो उसके वेट को ये बियर कर रही होती है। इससे पहले भी उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो ज़्यादातर लो बैक पेन है वो भी इसी रीजन में आके काज होती है, ज़्यादातर हमारे पास इसी रीजन में लो बैक पेन होती है। इसके बाद वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाता है लंबर वर्टिब्री का तो हमारे पास जो स्ट्रेस का लेवल है वो रिड्यूस होता जाता है, स्ट्रेस का लेवल रिड्यूस होता जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे पास मैमल्स में अगर बात करें तो जो वेट बेरिंग सरफेस एरिया है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, यानी उस डिस्क का जो वेट बेरिंग सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज होता जाता है विद द इंक्रीज इन साइज। मैमल्स में जितना ज़्यादा साइज जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, वेट जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, तो हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का वेट बेरिंग एरिया है वो भी क्या होता जाए, सरफेस है वो भी हमारे पास क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद उन्होंने बात की है साइज एंड एंगुलेशन ऑफ द वर्टिब्रल प्रोसेसेस वेरी थ्रू आउट द स्पाइनल कॉलम। अब साइज और एंगुलर मूवमेंट दोनों क्या होती जाती हैं, थ्रू आउट द स्पाइनल कॉलम चेंज होती जाती हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब हमारे पास ये जो चेंज आ रहा है फेसिड जॉइंट्स के अंदर, फेसिड जॉइंट्स हमें पता है क्या होते हैं, ये स्मॉल जॉइंट्स होते हैं जो कि हमें मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्टिब्री के दरमियान ये स्मॉल छोटे छोटे से जॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग फेसिड जॉइंट्स कहते हैं। फेसिड जॉइंट्स में चेंज आएगा, उनकी ओरिएंटेशन में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो मोशन रेंज ऑफ मोशन है वो भी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। अब ठीक है, डिफरेंट स्पाइनल रीजन्स में आके जो ओरिएंटेशन है वो भी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी।
अब वो कह रहे हैं कि फेसिड जॉइंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं वेट बियर करने में। फेसिड जॉइंट्स जो हैं और जो डिस्क है 80% ऑफ द स्पाइन जो है 80% तक स्पाइन को प्रोवाइड कर रही होती है, इतनी ताकत दे रही होती है कि वो रोटेशनल टॉर्शन और शेयर स्ट्रेस दोनों को क्या कर सके, उनके अगेंस्ट जाके फाइट करके खुद को स्टेबल कर सके। ठीक है, यानी कि उसको बेंडिंग से बचा सके या उसके अंदर किसी किस्म की ब्रेकेज ना हो, उसके अंदर कोई ट्विस्टिंग ना आए। तो जो फेसिड जॉइंट्स और डिस्क है ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं कि 80% तक हमारे स्पाइन को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं कि वो टॉर्शन और शीयर दोनों से अपने आप को महफूज रख सकें। इसके बाद वो कहते हैं कि फेसिड जॉइंट्स सस्टेन अप अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द कंप्रेसिव लोड ऑन द स्पाइन, पर्टिकुलरली व्हेन द स्पाइन इज इन हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन की कंडीशन कौन सी होती है? जब हमारे पास मूवमेंट बहुत एक्सेस में जाके हो रही हो और एक ही डायरेक्शन में हो रही हो, तो उसे हम लोग उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन। तो जब हमारे पास स्पाइन हाइपर एक्सटेंशन की फॉर्म में होता है या हाइपर एक्सटेंशन की स्टेज में होता है, उस टाइम पे भी जो फेसिड जॉइंट्स है वो 30% तक कंप्रेसिव लोड जो है उसको क्या कर रहे होते हैं, होल्ड करके रख रहे होते हैं। कंप्रेसिव लोड क्या होता है कि जितना मैक्सिमम लोड जो है हमारी बॉडी या हमारा स्पाइन जितना मैक्सिमम लोड क्या है बियर कर रहा है, तो उसको हम लोग 30% तक जो फेसिड जॉइंट्स हैं वो हेल्प आउट करते हैं बियर करने में। इसके बाद वो बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे पास लार्जेस्ट होती हैं L5 नंबर 5 में और S1 फेसिड जॉइंट्स में। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? व्हेन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद समथिंग, फॉर एग्जांपल व्हेन वी हिट अ बॉल देन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल। ठीक है, तो दो फोर्सेस क्या जब दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उस टाइम पे दो फोर्सेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। तो ठीक है, तो उस टाइम में आके किस रीजन में हमारे पास कांटेक्ट फोर्सेस ज़्यादा होती हैं? L5 और S1 रीजन में S1 के जो फेसिड जॉइंट्स है वहाँ पे आके कांटेक्ट फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। अब वो कहते हैं कि रिसेंट जो स्टडीज़ हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि 15 to 40% जो क्रोनिक लो बैक पेन है वो हमारे पास फेसिड जॉइंट्स में जो है वो पैदा होता है। ठीक है, यानी कि एक तो ये स्मॉल जॉइंट्स भी होते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग की, जो हमारे पास सिंपल पेंसिल वो बॉल पॉइंट पे स्प्रिंग होता है, उसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टेज ऐसी आएगी स्प्रिंग में, जब हम लोग उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके अंदर जितनी भी इलास्टिसिटी है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, फर्दर उसके अंदर कोई और एक्सटेंशन नहीं हो सकती। तो अगर इसी तरह फेसिड जॉइंट्स हैं, इनकी भी अगर लिमिट से एक्सीड हो जाए, लिमिट एक्सीड कर जाए, यानी कि जितनी इनकी वेट बियर करने की हिम्मत है या ताकत है इनके पास, उस चीज़ से एक्सीड कर जाए तो इनमें फिर प्रॉब्लम आती है। और जब इन जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे पास लो बैक पेन की वजह बनते हैं। अब इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अब ये लोग बात करें सर्वाइकल वर्टिब्रा फर्स्ट हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो बात करें कि सर्वाइकल में हमारे पास बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है। ठीक है, हमारे पास जो बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस है वो हमारे पास C3 to C6 तक हमारे पास बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस आ रहा होता है। ठीक है, इसके बाद जो C7 है वो हमारे पास यूनिक है। उसको हम लोग यूनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका स्पाइनस प्रोसेस लार्जेस्ट होता है। ठीक है, और हम लोग अपनी नेक की बैक साइड पे हाथ लगा के इसको फील भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्किन तक इसका आया होता है उभार। इसके बाद हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन है, इसने पैसेजवे दिया होता है। इसके बाद सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन और इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। ट्रांसवर्स फोरामेन है, ये भी हमारे पास पैसेजवे देते हैं और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस डेफिनेटली ये हमने बात किया है कि साइड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। लेमिना है, ये हमारे पास फ्लैट सरफेस है, बॉडी है, इसमें आ जाती है। अब हम लोग सेकंड पे बात करते हैं।
थोरेसिक वर्टिब्रा की। थोरेसिक वर्टिब्रा में हमारे पास फिर से आ जाता है स्पाइनस प्रोसेस, आ जाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, आ जाता है फेसिट्स एंड दैट आर्टिकुलेट्स विद द रिब ट्यूबरकल। एक इसका ये फेसिट है जो कि रिब के ट्यूबरकल के साथ इसने जॉइंट बनाया होता है और सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। अब इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो ऊपर वाली साइड पे जा रही है, ठीक है। और वर्टिब्रल फोरामेन है फेसिट दैट आर्टिकुलेट्स विद द रिब हेड। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास जो है ट्यूबरकल है, ये हमारे पास ट्यूबरकल यहाँ पे आके रिब ट्यूबरकल के साथ जॉइंट बनता है और ये हेड के साथ आके यहाँ पे जॉइंट बनता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। फिर से आ जाता है हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस आ जाता है और सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस